Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And 4 साल पहले अपने कॉलेज टाइम में जब मैंने डीएसए पढ़ना स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि मुझे डीएसए सीखने में कितना टाइम लग जाए। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे टीचर्स से पूछा, बट कहीं भी मुझे कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिला। एंड इसीलिए जब मैंने अपनी डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब मुझे यही नहीं पता था कि मेरी प्रिपरेशन खत्म कब होगी। एंड इसीलिए मुझे अपनी डीएसए को खुद से प्रिपेयर करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लग गया। बट उस 1 ईयर की प्रिपरेशन में मैंने सीखा कि अगर आपके पास राइट पाथ एंड राइट रिसोर्सेज हो देन आपकी डीएसए की प्रिपरेशन 1 ईयर से काफी कम टाइम में खत्म हो सकती है। लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया डीएसए सीखने में कितना टाइम लगेगा, 3rd ईयर में डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं नहीं, डीएसए अगर स्क्रैच से प्रिपेयर करनी हो देन उसके लिए राइट पाथ क्या है, इंटरव्यू लेवल डीएसए सीखना कितना टफ है एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हम डीएसए कितनी जल्दी सीख सकते हैं एंड उस प्रिपरेशन के लिए राइट पाथ कौन सा है। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। डीएसए मैथ से काफी ज्यादा सिमिलर है। अगर आपको मैथ सीखनी है देन उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं एंड आपको पूरी मैथ सीखने में आई थिंक पूरा लाइफ टाइम में लग जाएगा, है ना। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको बोर्ड में 90 प्लस स्कोर करने के लिए कितनी मैथ सीखनी है देन उसके अंदर हमारा मैथ्स का सिलेबस काफी लिमिट हो जाता है। हमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड लिमिटेड क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है एंड इसी से हम बोर्ड के अंदर इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। एंड ये एग्जैक्टली सिमिलर केस है डीएसए के साथ। डीएसए के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं एंड इन सबको सीखने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। बट अगर आपका गोल डिफरेंट है, अगर आपका गोल इंटरव्यू में डीएसए के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने का है देन उसके अंदर डीएसए का सिलेबस भी काफी लिमिट हो जाता है। हम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड लिमिटेड क्वेश्चंस जो डीएसए के इंटरव्यूज में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर अपने इंटरव्यूज में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ये बात हर एक स्टूडेंट के लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डीएसए के बारे में सब कुछ नहीं जानना, आपको इंटरव्यूज में डीएसए कितनी पूछी जा रही है उसके बारे में नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यूज में किस लेवल की डीएसए पूछी जाती है एंड उस लेवल की डीएसए प्रिपेयर करने के लिए राइट एंड फास्टेस्ट पाथ कौन सा है। लेट्स अज्यूम कि हमें कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड हमें डीएसए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। स्क्रैच से डीएसए स्टार्ट करने के लिए हमें एक 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। इस प्रोसेस का फर्स्ट एंड बेस स्टेप है चूजिंग एंड गेटिंग फेमिलियर विद अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डीएसए सीखने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है देन आप उसमें ही डीएसए कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने के फेज में हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डीएसए स्टार्ट करनी चाहिए देन आप चूज कर सकते हो जावा फॉर 3 मेन रीजंस। जावा इंडस्ट्री में काफी हेवीली यूज होती है एंड इसीलिए जावा लैंग्वेज को सीखना काफी बेनिफिशियल रहता है। जावा C++ जितनी लो लेवल लैंग्वेज नहीं है एंड इसीलिए इसे लिखना कंपैरेटिवली आसान है एंड साथ ही साथ ये पाइथन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं है एंड इसी वजह से इसमें इनबिल्ट फंक्शंस ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से आपको सारे फंक्शंस खुद ही इंप्लीमेंट करने होते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ जावा एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज भी है। इन 3 मेन रीजंस की वजह से जावा एक काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है एंड आपको इसी से अपनी डीएसए जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। अब आपने जो भी लैंग्वेज चूज करी है आपको उस लैंग्वेज से फेमिलियर होना है एंड उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करनी है। इस पार्ट के लिए आप जा सकते हो W3 स्कूल्स पर एंड वहां पर जाकर अपनी चूज करी हुई लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ भी सकते हो एंड साथ ही साथ उनके ट्राई इट योरसेल्फ वाले ऑप्शन से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। अब आते हैं हमारे डीएसए सीखने के सेकंड स्टेप पर एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, बेसिक एंड एडवांस्ड। बेसिक के अंदर हमारे पास 5 मेन डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, दैट इज एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज एंड हैश मैप्स। ये 5 मेन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड इन्हीं से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स पर। एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 3 मेन डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं एंड दैट इज ट्रीज, ग्राफ्स एंड हीप्स। इन टोटल आपके पास 8 मेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड इन्हीं को सीखने से आप अपनी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बट अब ये पॉइंट आता है कि इन डेटा स्ट्रक्चर्स को हम सीखें कैसे। तो इसको सीखने के लिए एक बहुत ही सिंपल बात है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से एंड इनको सीखने के लिए आप जा सकते हो इंटरव्यू बिट की साइट पर। इंटरव्यू बिट की साइट पर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम्स एक सेग्रीगेटेड मैनर में मिल जाएंगी। आप वहां पर जाकर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ भी सकते हो एंड उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो।
बट अगर आपको वीडियो फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है देन आप चेकआउट कर सकते हो पेप कोडिंग का यूट्यूब चैनल। उनकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अगर आप बिल्कुल बॉटम में स्क्रॉल करोगे देन आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ DSA लेवल 1। इसके अंदर कुछ 500 वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से समझा भी रखा है एंड उनके डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रखे हैं। आप वहां पर जाकर भी इन 5 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ सकते हो एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पर। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज रिकर्जन। रिकर्जन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो इसीलिए अगर आप रिकर्जन पहले से पढ़ लोगे देन आपके लिए एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इंटरव्यू बिट एंड पेप कोडिंग दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर रिकर्जन काफी अच्छे से समझा रखी है। आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप वहां से रिकर्जन पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए भी इंटरव्यू बिट एंड पेप कोडिंग दोनों ही बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से अच्छे से समझ में आए आप उसी प्लेटफॉर्म से पढ़कर अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज और बेटर कर सकते हो। सो अब डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे एंड दैट इज लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। स्टेप 2 में जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे तब साथ ही साथ हमने काफी सारे एल्गोरिथम्स के बारे में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम एरे के अंदर एलिमेंट सर्च करते हैं देन वो होता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च एंड ये आता है इन सर्चिंग एल्गोरिथम्स। एरे के अंदर जब हम सॉर्टिंग करते हैं देन वो आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर। ट्रीज एंड ग्राफ जब हमने पढ़े होंगे तब हमने उसके अंदर पढ़ा होगा रिकर्जन विच इज ऑल्सो वन ऑफ द एल्गोरिथम्स। एंड अगर रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेव करनी हो तब हम काफी बार यूज करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए एंड वो हमारे कोडिंग इंटरव्यूज में काफी हेल्प भी करते हैं। बट अभी के लिए 6 मेन एल्गोरिथम्स हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए एंड दोज आर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, रिकर्जन, डायनेमिक एंड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। ये 6 एल्गोरिथम्स इंटरव्यूज में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एंड इसीलिए आपको इनके बारे में पढ़ना है कि कैसे वर्क करते हैं वो समझना है एंड फाइनली इन एल्गोरिथम्स में क्या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है इसके बारे में भी नॉलेज गेन करनी है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपके यूज केस के लिए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ऑप्टिमल एल्गोरिथम कौन सा होगा। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस कोडिंग इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं जिसके अंदर आप कोई सोल्यूशन दोगे देन इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेटली पूछेगा कि आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो नहीं। इस केस में अगर आपको एल्गोरिथम्स की समझ होगी, अगर आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होगा देन आप डेफिनेटली उस पॉइंट पर एक बेटर एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रेजेंट कर पाओगे। सो इसीलिए एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग नोटेशंस, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू क्रैक कोडिंग इंटरव्यूज। लास्ट स्टेप में हमने एल्गोरिथम्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया एंड अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप पे एंड दैट इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ये स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डीएसए अलग अलग कोर्सेज से कर तो लेते हैं बट फाइनली कोडिंग क्वेश्चंस वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। चाहे वो कोडिंग क्वेश्चंस लीड कोड पर हो या गीक्स फॉर गीक्स पर हो या फिर वो एक्चुअल इंटरव्यू में हो, उनसे वो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते एंड इसका सिर्फ एक ही रीजन है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने डीएसए की थ्योरेटिकल नॉलेज चाहे जितनी मर्जी ले ली बट फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपका मेन मोटिव होना चाहिए एंड उसी पे आपको सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना। एंड ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडम डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी एंड उन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना होगा जो एक्चुअल कोडिंग इंटरव्यूज में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड इस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करने के लिए बेस्ट रिसोर्स है लीड कोड की टॉप 150 क्वेश्चंस लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर वही कोडिंग क्वेश्चंस डाले गए हैं जो एक्चुअल कोडिंग इंटरव्यूज में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको लीड कोड पर जाना है, इस टॉप 150 क्वेश्चंस लिस्ट को सर्च करना है एंड इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता देन आप डिस्कशन टैब पे जाकर मोस्ट वोटेड सोल्यूशन को देख सकते हो एंड वहां से समझ सकते हो। बट अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया है तब भी आपको डिस्कशन टैब पे जाना है एंड उसी मोस्ट वोटेड सोल्यूशन को एक बार देखना है क्योंकि हो सकता है कि वहां पर जो सोल्यूशन दे रखा है वो सोल्यूशन आपके सोल्यूशन से ज्यादा ऑप्टिमल हो एंड उस सोल्यूशन को समझने से आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी एंड आपको और डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में भी पता लगेगा। सो इस तरीके से आपको अपने डिफरेंट डीएसए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो ये था 4 स्टेप प्रोसेस जिससे आप डीएसए बिल्कुल स्क्रैच से एकदम फास्टेस्ट वे में सीख सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइम की देन फर्स्ट स्टेप के अंदर चूजिंग एंड गेटिंग फेमिलियर विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस स्टेप में हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 1 वीक। देन इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर हमें लग जाएंगे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। इसके बाद अगर हम बढ़े थर्ड स्टेप पे लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, इस स्टेप में हमें लग जाएंगे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स। एंड देन इसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ एंड फाइनल स्टेप पे एंड दैट इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस।
जिसके अंदर हम लीड कोड के टॉप 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। सो अगर हम टोटल टाइम की बात करें, सो 2 वीक्स प्लस 2 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स में आप डीएसए एकदम स्क्रैच से फास्टेस्ट वे में सीख सकते हो। मुझे यही काम करने में डबल टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लग गया था, बट आपके पास राइट पाथ एंड राइट रिसोर्सेज हैं। सो इसीलिए आप ये काम काफी जल्दी कर सकते हो एंड अपने प्लेसमेंट्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हो। ओके, एंड वन लास्ट पॉइंट, डीएसए की प्रिपरेशन स्टेप 4 के बाद रुक नहीं जाती। डीएसए अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आप उसकी कॉन्सेप्ट भूलने लग जाओगे एंड आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो स्टेप 4 के बाद भी आपको डीएसए के रेगुलर टच में रहना ही है। आप रोज 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या फिर कॉन्टेस्ट दे सकते हो, बट द पॉइंट इज कि आपको डीएसए रेगुलरली प्रैक्टिस करते ही रहनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश रहें एंड अपनी प्लेसमेंट्स में आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। ओके, सो आई होप आप आज की वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित तरेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।